नमस्कार। जय श्री राम। जय माता दी। जय माँ भगवती। आज बात किया जाए, कुछ विचार रखा जाए बिहार में हर विभाग में जो भ्रष्टाचार का जो एक अलग खेल चल रहा है, चाहे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट लीजिए, राजस्व विभाग, जिसमें अभी भ्रष्टाचार का एक नया जरिया बन गया है दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज के लिए किसी भी प्रखंड में जाइए, बगैर मुंह दिखाई के, बगैर 20,000 30,000 रुपया दिए हुए दाखिल खारिज होना संभव ही नहीं है। और भ्रष्टाचार का एक और नमूना बिहार में बंद ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप दलाल के थ्रू बना रहे हैं, वही 7,000 8,000 रुपया लेता है दलाल, तो आपको 15 से 20 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता। वही अगर आप दलाल के थ्रू न बनवाएं तो आप इतना ऑफिस का चक्कर काटते रहिएगा, लेकिन फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनेगा नहीं जब तक आप दलाल के थ्रू नहीं जाइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एक तरह से कहा जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ में है। तो चालान, गवर्नमेंट का चालान कितना का आता होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का? डायरेक्ट जाइए बनवाने के लिए तो आपका बनेगा नहीं, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, फिर भी नहीं बनेगा। अगर कोई आपका संपर्क कहीं अच्छा है तो बन पाएगा, नहीं तो आम आदमी के लिए आप आरटीओ ऑफिस का चक्कर काटते रह जाइएगा, नहीं बन पाएगा। और वही किसी दलाल के थ्रू जाइए, तुरंत काम हो जाएगा, आपको दौड़ना भी ना पड़ेगा। बस एक बार जाइए, पेपर पे साइन इन करके दे दीजिए, और जो 7,000 8,000 रुपये बात हो उतना उसको पेमेंट दे दीजिए। उसके बाद आपको कभी नहीं आना, भले आपको गाड़ी चलाने आता हो या गाड़ी चलाने नहीं आता, आपका लाइसेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाने आता है और आप फिर भी डायरेक्ट जा रहे हैं आरटीओ में लाइसेंस अप्लाई करने का, नहीं बनने देगा, क्योंकि ये आरटीओ विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे सुनियोजित जो भ्रष्टाचार है चरम पे। और राजस्व विभाग भी इसमें पीछे नहीं है। और जब से जो बिहार सरकार दाखिल खारिज का एक नया फरमान जारी किया है, तब से तो राजस्व, इसीलिए लगभग प्रखंड में बिहार में भी सबसे ज़्यादा सीओ का है अरेस्ट हो रहा है निगरानी विभाग के थ्रू। घुसखोरी में सबसे ज़्यादा अभी सीओ अरेस्ट हो रहा है बिहार में। ये दाखिल खारिज के लिए अब जब तक चुनाव नहीं दीजिएगा नहीं काम होगा, चुनाव दीजिएगा तुरंत काम होगा। और फिर इसी पे सीओ पटना, जितना बिहार का सीओ है सब पटना में जाकर प्रदर्शन कर रहा था, सीओ को टारगेट कर रहा है निगरानी विभाग। तो भाई घूस तुम लोगे, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे ले जाके तुमको करना भ्रष्टाचार, तो भाई निगरानी विभाग किसको पकड़े? चौकीदार को पकड़े कि तुम ही को पकड़ेगा? अभी के डेट में बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सीओ राजस्व उसके अंदर आता वो है, या उसके अंदर जो कर्मचारी वर्ग है वो हुआ, आरटीओ हुआ। आरटीओ का भी वही हाल है, आरटीओ भी किसी विभाग से कम नहीं है।
या सरकारी इंजीनियर बाबू हुए, जब बराबर सुनते होंगे कि सिविल इंजीनियर के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो इतना करोड़ कैश मिला, तो ज्वेलरी मिला, तो मेट्रो सिटी में फ्लैट का कागज मिला। आखिर कहाँ से? बिहारियों का खून पसीना कमाई तो लूट के वो उतना अर्जित किया है, तो कहाँ से आ गया? भाई जिसका सैलरी मान लीजिए कि 1 लाख रुपया सैलरी है, 1 लाख के सैलरी में ही सालाना साल का 12 लाख हुआ। अब 12 ने 15 लाख कमा लो, 15 लाख सैलरी आ जाए। 15 लाख के सैलरी में ही 50 करोड़ 100 करोड़ का संपत्ति कहाँ से अर्जित हो जा रहा है? बिना भ्रष्टाचार के अर्जित हो रहा है। बिना भ्रष्टाचार के तो इतना अर्जित हो नहीं पाएगा। बिना भ्रष्ट सिस्टम के बिना मदद के तो भ्रष्टाचार एक सुप्रीम लेवल है बिहार में, और उस पर कहीं कोई कार्रवाई भी नहीं है। जो सीओ पकड़ाता है, निगरानी विभाग पकड़ के ले जाती है, 1 सप्ताह 10 दिन बाद फिर कहीं और पोस्टिंग हो जाता है। फिर उसका वही हाल है, जहाँ नया पोस्टिंग मिला वहाँ भी उसको लूटना ही है जनता से। जितना हो सके जनता से भीख मांगना है, भिखमंगा जैसे। क्योंकि जो जनता जाती है काम करवाने के लिए, और जब एग्जाम दे के पास होता है, बड़ा बड़ा डींग हाकेगा। जनता का मदद के लिए काम करेंगे, जनता में जागरूकता फैलाएंगे, सरकारी योजना का लाभ जनता तक ग्राउंड तक पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। लेकिन वही जब पद पे पोस्ट पे आ जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, कहीं पोस्टिंग हो जाता है, उसके बाद ये सारा ज्ञान जो ज्ञान प्रवचन दे एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद देता है, वहीं भूल के आता है सारा ज्ञान, सारा प्रवचन। वो अपने साथ नहीं रखता। जब उसका यही टारगेट फिक्स रखता है, हम लोग लगता है कि वही टारगेट फिक्स रहता होगा कि साल भर में 50 करोड़ का भ्रष्टाचार करना है, 100 करोड़ का करना है। क्योंकि बिहार सरकार तो दे ही दी है मौका, दाखिल खारिज के नाम पे जितना लूटना है लूट सको, जितना ज्यादा लूट सको। तो ये हाल है बिहार में। भ्रष्टाचारी अफसरशाही हो या नेता मंत्री हो, कोई किसी से कम नहीं है। बिहारियों को लूटने में नेता मंत्री हो, अफसर हो, कर्मचारी वर्ग हो, कोई पीछे नहीं। ऐसे भिखमंगा जैसे मांगता है, जैसे ये अफसर, नेता, मंत्री, कर्मचारी, जैसे खानदान में खाने का उपाय न हो, इससे जनता से भिखमंगा जैसे रुपया मांगेगा। भाई जब सरकार तुमको सैलरी वेतन दे ही रहा है, सारा सुख सुविधा दे ही रहा है, तो हाथ काय फैलाते हो? गलत काम मत करो, सही काम है करो, सही काम नहीं है गलत काम है मत करो। लेकिन अगर पब्लिक सही भी है, उसका जेन्युइन काम भी है, फिर भी बगैर पैसा दिए, रुपया दिए हुए कोई काम नहीं होगा। दीजिए तुरंत हो जाएगा, नहीं दीजिए भटकते रहिए, आप दौड़ते रहिए, आप खुद हार जाइएगा, खुद थक जाइएगा दौड़ते दौड़ते, फिर लास्ट में आप दे ही दीजिएगा। ये सच्चाई भी है, और जिसका कौन उतना दौड़ना चाहेगा। अधिकारियों का तो काम ही है लटकाना भटकाना, वो तो लटकाएगी भटकाएगी। और फिर निगरानी विभाग
पकड़ के ले जाए, फिर रोना भी है। सिर्फ सीईओ को टारगेट किया जा रहा है और भ्रष्टाचारियों को ही निगरानी विभाग पकड़ के ले जाएगी कि किसको ले जाएगी? नहीं करो भ्रष्टाचार, भिखमंगा जी से भीख मत लो, जनता के सामने भीख मत मांगो। नहीं ले जाएगी निगरानी विभाग पकड़ के, काहे ले जाएगी? लेकिन भिखमंगा जी से भीख भी मांगोगे, भ्रष्टाचार भी करोगे तो जाओगे ही। और जाने के बाद भी क्या होता ही क्या है? फिर भी तो 1 सप्ताह 10 दिन में कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग मिल ही जाता है। अब फिर जाओ, फिर अच्छे से भ्रष्टाचार करो, लूटते रहो फिर। और फिर एक और मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए, जब तक कोई भी अफसर पद पे, तब सिर्फ लूटने पे ध्यान रहता है, कितना लूट के संपत्ति अर्जित करे। फिर वही अफसर जब रिटायर होता है तब उसको समाज याद आता है कि नहीं, समाज के लिए कुछ किया है। मतलब शर्म नहीं आता? जब पद पे थे उसी समाज से ही ना भिखमंगा जी से भीख मांग रहे थे भ्रष्टाचार करने के लिए। और जब रिटायर हुए तब फिर उस समाज तुमको याद कैसे आ जाता है? और फिर उस समाज के बीच मुंह कैसे खुल जाता है? जब भ्रष्टाचार करिए लिए हो, जब समाज से लूटिए लिए हो, फिर समाज से तुम्हारा लेना देना क्या? फिर नेता बन जाएंगे। बात है दोनों का साठगांठ रहता ही है। नेता फंसेगा तो अफसर बचाएगा, अफसर फंसेगा तो नेता बचाएगा, चाहे वो नेता किसी दल का हो। सारे का यही हाल है। बहुत ऐसे कम अफसर ही हैं इनको नेता उता से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत रेयर अफसर देखने को मिलेगा, वही बहुत रेयर, 1-8% कहीं देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए। जैसे एक बार यूपी में ही शायद की कहीं ये ड्रग इंस्पेक्टर थे शायद, किसी दवा दुकान पे रेड किए थे, तो उसमें कुछ जो उसका जो गाइडलाइन होता होगा, जो अलाउ होता होगा कि आप यही सब बेच सकते हैं, या उसका गाइडलाइन जो उसके गाइडलाइन के अनुरूप नहीं था और वो इलीगल दवा बेचने के कारण में इलीगल कुछ सामान बेच रहा था, जिसपे वो कार्रवाई किए थे। तो दवा दुकानदार उनके घर शायद 1 या 2 करोड़ रुपया लेके सेटल करने के लिए पहुंच गया। लेकिन अफसर ऐसे ईमानदार अफसर वही है कि ईमानदार अफसर हैं, लेकिन वही गिने चुने। वो अफसर क्या किए, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किए और ब्राइब देने के आरोप में, घूस देने के आरोप में उस दुकानदार को, उस व्यापारी को कैश समेत अरेस्ट करवा के जेल भिजवा दिए। ये आपको बहुत रेयर है, रेयर में भी रेयर, शायद ही कभी कभी सुनने को मिलता है। जब सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं तो है, किसी भी डिपार्टमेंट में तो कुछ अफसर भी तो हैं जो पद की गरिमा बनाए हुए हैं। नहीं तो क्या था, 1-2 करोड़ रुपया कोई कम छोटा अमाउंट तो है नहीं, लेके मामला रफा दफा कर सकते थे, करते ही अफसर। इन्होंने ईमानदारी दिखाई, पद की गरिमा रखी कि भाई जिस पद पे हैं, चाहे किसी भी पद पे हो, छोटे पद पे हो, बड़े पद पे, उसकी गरिमा होती है, उसकी डेकोरम होती है, उसको मेंटेन रखना एक जिम्मेवारी का काम।
जो कि वो रखे, उस पद की इज्जत रखे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम सुनने को मिलता है। तो ऐसे अफसरों को भी, ऐसे अफसर का भी मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन बहुत कम है। जैसे बिहार में ही लीजिए, बराबर कहीं ना कहीं कोई पुल बनते रहता है, गिरते रहता है, बनते रहता है, गिरते रहता है। 7-8 साल से पुल बन ही रहा है, गिर रहा है, बन रहा है, गिर रहा है। ये सुल्तानगंज में था, बन रहा है, गिर रहा है, बन रहा है, गिर रहा है। अब इसमें ये समझिए किस लेवल पे भ्रष्टाचार, कि पुल बार बार बन रहा है, चालू अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बन रहा है, गिर रहा है। और किस कंपनी को टेंडर दिया हुआ? एसके सिंगला, जिसका हिस्ट्री है भ्रष्टाचारी कंपनी के रूप में। बिहार में एसके सिंगला कंपनी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, परसेंटेज उसका तो यही हाल, बनाते बनाते आधा बनता है, आधा गिर जाता, आधा बन रहा है तो आधा गिर रहा है। तो ये समझिए कि किस लेवल पे भ्रष्टाचार होगा, जो कार्रवाई भी नहीं होता। टैक्स पेयर का पैसा वैसे ही पानी की तरफ बह रहा है। भाई कोई भी कंपनी को आप टेंडर दे रहा है, बार बार पुल बनने से पहले गिर भी, आगे बन रहा है, पीछे गिर रहा है, आगे बन रहा है, पीछे गिर रहा है। तो ऐसे कंपनियों का आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा या ब्लैक लिस्ट कीजिएगा। और शायद यही कंपनी थी, या उस कंपनी के नाम पे श्योर नहीं, बिहार सरकार में थे विजय सिन्हा, यही रोड डिपार्टमेंट का, या ये जो PWD रोड डिपार्टमेंट हो, वही मंत्रालय उन्हीं के पास था। तो शायद एसके सिंगला कंपनी थी या कोई और, उस कंपनी का नाम याद नहीं है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया कि आगे से वो कंपनी बिहार में कोई भी काम का टेंडर उसको नहीं मिलेगा। अच्छा चीज़ था, ये अच्छा काम किए, लेकिन भाजपा क्या की, विजय सिन्हा से वो मंत्रालय ही छीन लिया। मतलब इसमें किस लेवल पे भ्रष्टाचार है, ये सोचिए कि बीजेपी का ही मंत्री, बीजेपी से ही नेता विधायक है, लखीसराय से विधायक है, अभी डिप्टी सीएम है, कहने के लिए डिप्टी सीएम है। जब वो कार्रवाई की उस कंपनी पे, वो एसके सिंगला हो या कोई और कंपनी हो, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है मुझको, तो उसको ब्लैक लिस्ट किए, तो उनसे वो मंत्रालय ही छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि शायद वो गुजरात का कंपनी था, वो शायद गुजरात का कंपनी था। तो उनको सिर्फ बिहारियों का पैसा लूटना है, और जो कार्रवाई कर दे उसे मंत्रालय छीन लो। ऐसे को भी थोड़ा, लेकिन विजय सिन्हा जी में शायद अपना स्वाभिमान नहीं था, स्वाभिमान से समझौता करके डिप्टी सीएम बने हुए हैं। बने क्या है, वो सिर्फ नाम के लिए। मतलब विजय सिन्हा का क्या पावर है बताओ? डिप्टी सीएम भी कोई पावर नहीं है, पावरलेस डिप्टी सीएम है। तो अगर पावरलेस डिप्टी सीएम नहीं रहते, मंत्रालय छीना गया जाता। अच्छा काम कर रहे थे वो, तो बिहार के हित के लिए ही काम किए। इसे भ्रष्टाचारी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किए, फिर भाजपा ही मंत्रालय क्यों छीनी? भाजपा से ही विधायक, भाजपा ही
डिप्टी सीएम बनाए, और भाजपा ही मंत्रालय भी छीन ली। मतलब भाजपा में भ्रष्टाचार का लेवल आप समझ सकते हैं। जैसे भाजपाइयों का भ्रष्टाचार, भाजपा में भ्रष्टाचारियों का आप लेवल समझ सकते हैं कि जो भाजपा में नेता सही से काम करना चाहे भी तो भाजपा की शीर्ष नेतृत्व वो करने नहीं देगी, क्योंकि बिहार में चाहती भी नहीं है कि विजय सिन्हा एक अच्छे नेता के तौर पे उभरे, क्योंकि भाजपा को सिर्फ दल बदलुओं नेताओं को वरीयता देना है, जो सभी घाट के सभी दलों से घूम फिर के आए, जब 75 जगह मुंह मार के आए हैं, वैसे नेताओं को आगे बढ़ाना। आज शुरू से ही एक दल में है, वैसे नेता को लात मारना है। तो भाजपा का यही चाल चरित्र चेहरा है। जो सही काम करे उसको सही से काम नहीं करने देना, वो तो यूपी में चलने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सामने चलने वाला नहीं है भाजपा यो शीर्ष नेतृत्व की। नहीं तो उनको भी कब का उनको भी सलट दिया रहता, लेकिन पता है उनको सलटना कोई हलवा नहीं है। उनको सलटने के चक्कर में जाएगी भाजपा, खुद सलट जाएगी, यूपी से खुद उखड़ जाएगी। लेकिन बिहार में चेहरा नहीं है, जो चेहरा आगे आगे आती है, कोई जो नेता ग्राउंड से काम करके उसी दल की राजनीति करके उसी दल से राजनीति करते करते आगे बढ़ी है, जो नेता एक चेहरा के तौर पे उभर रही थी। अच्छा, कोई भी भ्रष्टाचारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना कहीं से गलत काम नहीं है। आप वैसे नेता को साइडलाइन कीजिएगा, जनता तो इतना बेवकूफ नहीं है, चुनाव आ ही रहा है, आपके हर एक भ्रष्टाचार का हिसाब किया जाएगा। जब राजद का सरकार था, जो उस समय चरम पे भ्रष्टाचार था, लूट खसोट था, डकैती था, अपहरण धंधा था, लात मार दी जनता, लात मार के साइड कर दी। तो साइड किए हुए है ना बिहार की जनता। तो वही हाल भाजपाइयों का है, भाजपाइयों का भी वही हाल हो गया। जो नेता काम करना चाहे उसको काम करने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुजरातियों, जो गुजरात लॉबी है भाजपा में, उसको पसंद नहीं है, तो काम नहीं सही से करने देना। अच्छा काम करे, मंत्रालय छीन लो, नाम के लिए डिप्टी सीएम बना के रखो, जिससे विजय सिन्हा जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का वोट मिले। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जनता नहीं समझ रही है, सब समझ रही है। भाजपा में उसी का दिन अभी सही है, सही चल रहा है अभी, जिसको ये गुजराती लॉबी पसंद करती है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था, कोई बड़ा चुनाव नहीं था, जिसमें राजीव प्रताप रूडी निर्विरोध वहाँ पे वो चुने जा रहे थे। इस बार क्या हुआ, राजीव प्रताप रूडी के अगेंस्ट में गुजराती लॉबी के समर्थन से इस बार हारा हुआ चुनाव
संजीव बालियान यूपी से, जो अपना लोकसभा चुनाव में जो अपना सीट नहीं बचा पाई उसको उतार दिया राजीव प्रताप रूडी के अगेंस्ट। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। गुजरात लोग कितना भी ना कर ले, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने धूल चटा दी। अब शायद थोड़ा भक खुला हो, लेकिन अभी भक नहीं खुलेगा। और ये जब तक ये गुजरात लॉबी हावी रहेगी भाजपा में, भले ही केंद्र में सत्ता रहे, रहना भी चाहिए, केंद्र में सत्ता उसी का ठीक है, लेकिन भैया कोई संगठन में सिर्फ आप चाहिए कि आपके ही हिसाब से, कि गुजरात लॉबी के ही हिसाब से सिर्फ संगठन चले तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। योगी आदित्यनाथ पे भी बराबर मीडिया में आता है कि योगी आदित्यनाथ महाराज पे भी अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं योगी आदित्यनाथ के सामने, योगी आदित्यनाथ महाराज के सामने इन गुजरात लॉबियों की हैसियत नहीं है कि उनके सामने कुछ कर ले। खुद चुने हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट यूपी में उतारी थी लोकसभा चुनाव में, क्या हसर हुआ था। और जो न्यूज में आया, बाद में मीडिया में खबर चली कि जो नाम योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे थे, उसमें से किसी को टिकट ही नहीं था। और जिस सीट पे जो नाम योगी आदित्यनाथ जी महाराज सुझाव दिए, उसमें से किसी को नहीं दिया, और सारी सीट भाजपा आ गई। यूपी की राजनीति योगी आदित्यनाथ महाराज जी ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, गुजरात लॉबी अच्छे से जानेगी। यूपी का ग्राउंड रियलिटी यूपी के ही नेता जानेंगे अच्छे से ना कि गुजरात लोग। वैसे बिहार का ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड पे क्या है क्या नहीं चल रहा है, बिहार के नेता अच्छे से जानेंगे या गुजरात लॉबी। इसलिए भ्रष्टाचारियों को सह देने के लिए यही गुजरात लॉबी का काम रह गया, भ्रष्टाचारियों को सह देंगे। तो वो दिन दूर नहीं है कि गुजरात लॉबी का अस्तित्व मिट जाए, वो भी दिन दूर नहीं है। जो ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है ना, बहुत जल्द शांति हो जाता है। वही हाल अभी गुजरात लॉबी का है, तो बहुत जल्द शांत भी हो जाएंगे। भाई जब नारा देंगे कि हम हिंदुत्व के पार्टी, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन जहाँ हिंदू समाज की बात आए, सिर्फ और सिर्फ खुल के हिंदुत्व की राजनीति, अभी दो ही चेहरा भाजपा में है जो कर रहे हैं, जो पसंद भी है हमें। एक है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी, और एक है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी। नहीं तो बाकी जो ये ढोंग करते हैं कि भाजपा वाले हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जब हिंदू सनातन धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, उसको जलाया जाता है, उसके बारे में अपशब्द कहा जाता है, उसको गाली दिया जाता है, तो किसी ये हिंदुत्व की राजनीति करने वाली ढोंगी भाजपा में से किसी की बोली क्यों नहीं निकलती।
कोई विरोध क्यों नहीं करता? तो हिंदुत्व की राजनीति कहाँ से हुई? हमें तो ये भी लगता है कि अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी न हो तो जो यूपी अभी एकदम शांत वातावरण में अच्छे से सुचारू रूप से डेवलप कर रही है, जो कि और डेवलप ही नहीं कर रही, सरप्लस इकोनॉमी के साथ डेवलप कर रही है। एक हिंदुत्ववादी साधु संत के नेतृत्व में यूपी अभी सरप्लस इकोनॉमी के साथ डेवलप कर रही है। वो कोई और राज्य क्यों नहीं कर पा रही? भाजपा की तो और राज्य में सत्ता है, तो थोड़ा सीखना चाहिए कि अपने जड़ से कैसे जुड़े रहें, अपने कल्चर से कैसे जुड़े रहें, और उस कल्चर को साथ लेके, कल्चर भी साथ लेके चले, विकास भी साथ करें और अपने धर्म की भी रक्षा करें। और सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज से। लेकिन ढोंगी भाजपाइयों को वो सीखना नहीं है। सिर्फ उनको वोट के समय में हिंदुत्व की बात याद आती है, और जब वोटिंग हो तब याद आती है अच्छा रोहिंग्या भी देश में, बांग्लादेशी भी देश में बसा हुआ इलीगल रूप से। जहां वोटिंग खत्म हुआ धर पकड़ खत्म। आज तक 11 साल में कितने इलीगल इमिग्रेंट को देश से बाहर किया है भाजपा सरकार। 11 साल से तो है सत्ता में। कितने इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशियों को या जो म्यांमार के हैं बर्मा के, उसको लात मार के देश से बाहर किए। है कब तक पिछले सरकार की किए हुए कर्मों की आप व्याख्या करते रहिएगा? कब तक? उसका भी एक टाइम पीरियड होगा। यहाँ 2014 हो गया, जीत के आए, 2019 हुआ, 2024 में जीत के आए, 19 में जीत के, और कितना टर्म और जीत के आएंगे जो आप पिछले सरकारों की व्याख्या करना बंद करें। आप सीखिए ना कि पिछले सरकार क्या गलती की, तभी तो आप सत्ता में आए, तभी भारत की जनता आपको चुन रही है। तब क्या और कितना बार सत्ता में आएंगे कि आपको नहीं, जितना इलीगल इमिग्रेंट है, बाहरी अवैध घुसपैठिया, उसको लात मार के भगाइएगा। ये तो आप ही को करना है। सत्ता में आप हैं कि दूसरा पार्टी है? सत्ता में भाजपा ही है, भाजपा ही है ना, एनडीए सरकार ये सत्ता में। आप वो सीखिए कि पिछली सरकार क्या गलती की थी जो हम न दोहराएं, लेकिन दोहराना वही है। जो पिछली सरकार गलती की वही आप भी दोहरा रहे हैं, तो आप भी जाइएगा। भ्रम न पाल के रखिए, सदैव सत्ता आप ही की बनी रहेगी। जो आप हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं, अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, जो आप प्रोजेक्ट करते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जब आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो वो बोलने से तो होगा नहीं, वो एक्शन में दिखना भी तो चाहिए। या जो आप प्रॉमिस चुनाव के समय करते हैं वो फुलफिल कौन करेगा? आप ही कीजिएगा ना, सत्ता में तो आप ही हैं। जब चुनाव आए तो अवैध घुसपैठिया का इशू उठाना है, 2-4-10 को पकड़ के डिपोर्ट करना है। क्या देश में सिर्फ 2-4-10 घुसपैठिया है या 4-5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिया है? तो घुसपैठिया को बाहर निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार में कौन है? भाजपा है।
तो किसका इंतजार कर रहा है? कौन आपको आके और बोले जो आप घुसपैठियों को बाहर निकालिएगा? या बस चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म, उसका ऐसे ही चलता रहे। यही सब है। तो सो कॉल्ड हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा, जब हिंदुत्व की राजनीति करना है ढंग से कीजिए, नहीं करना है खुल के वो भी मत कीजिए, जनता को भ्रम में न रखिए। जैसा राजनीति अभी आप कर रहे हैं वैसा ही राजनीति कांग्रेसियों का भी है। तो फिर कांग्रेसी में और भाजपाई में फर्क क्या रह गया? भाजपाई, अब कोई भाजपा को न हम जैसे लोग तो भाजपा का समर्थन तो बिल्कुल नहीं, नेता को जरूर समर्थन है, योगी आदित्यनाथ को आगे करे खुल के समर्थन, हेमंत बिश्व शर्मा को आगे कीजिए खुल के समर्थन है। लेकिन ये सो कॉल्ड लिबरल सरकार जो भी चल रही है, मन भर गया वैसे सरकार से, वोट देके पछता रहे। वोट के समय लंबी लंबी डीग हाँक देना, क्या वह घुसपैठिया को भगाएंगे? भाई भगाओ ना, किसका इंतजार है? भगाइए अपने आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी पे आप राजनीति करते हैं उसको बरकरार रखिए। नहीं तो जो जनता जितना जल्दी जुड़ती है उतना जल्दी जनता उस पार्टी से कटती भी है, ये भी हमेशा याद रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में भी जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माता राम, जय माता राम।